हमारे YouTube चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आपके बहुत से कमेंट मुझे प्राप्त हुए कि गुरुजी कोई कहानी या किस्सा सुनाएं, कोई ऐसा किस्सा सुनाएं जो देहात में चलता है। तो श्रोताओं, आपके कमेंटों को ध्यान में रखकर आज मैं आपकी सेवा में एक बड़ा शानदार सुंदर किस्सा लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आइए श्रोताओं, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था और उस किसान के 4 पुत्र थे। देखिए श्रोताओं, चारों पुत्र किसान के धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। हर पुत्र विद्वान था किसान का, परंतु उनका जो छोटा पुत्र था वो थोड़ा कम बुद्धि वाला था। उसमें बुद्धि कम थी परंतु उसका शरीर उतना ही बलिष्ठ था। तो उस किसान के दिमाग में एक विचार आया कि इस छोटे पुत्र को पहलवानी करा दी जाए, इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा है। तो उस किसान ने अपने उस छोटे पुत्र को पहलवानी कराना आरंभ कर दिया। उसे बहुत अच्छी जो पहलवानों की खुराक होती है वो दी जाने लगी। अब तो वो किसान का छोटा पुत्र बहुत जल्दी ही बड़ा ताकतवर हो गया। प्रतिदिन कसरत करता, दौड़ करता और पहलवानी के जो गुण थे, कसरत थी, उसको प्रतिदिन नए से नए तरीके से सीखता था। श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकल गया। किसान ने अपने बड़े बड़े 3 पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के पुत्रों का विवाह हो गया, 3 पुत्रों का, तो उनकी पत्नियां चिढ़ने लगीं। वो मन में सोचने लगीं कि ये छोटा जो पहलवानी करता है, ये कुछ करता तो है नहीं, सब दिन निठल्ला रहता है और हम काम करने लगे रहते हैं, हमारे पति काम करते हैं। तो उन्होंने अलग होने के लिए विवाद खड़ा कर दिया। जब अलग होने की वो जिद करने लगी तो किसान ने मन में सोचा कि इस छोटे पुत्र का विवाह भी कर देना चाहिए। तो देखिए श्रोताओं, उस किसान ने एक बड़ी सुंदर, गुणवान और विद्वान एक कन्या देखी और उस कन्या के साथ अपने छोटे पुत्र का विवाह भी संपन्न करा दिया। पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि उस पूरे क्षेत्र में कोई भी स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी। बड़ी विद्वान थी और 14 विद्या निधान भी थी, अर्थात उस समय विद्याएं चलती थी। अब देखिए श्रोताओं, विवाह होने के बाद चारों पुत्रों को किसान ने अलग अलग कर दिया। न्यारे हो गए चारों पुत्र। अब जो बड़े बड़े 3 भाई थे तो वो तो अच्छा कमा रहे थे, वो हर काम जानते थे, खेती में मेहनत करते थे और उनका समय बहुत अच्छे तरीके से निकल रहा था। परंतु जो पहलवान था उसका वही सिस्टम रहा, प्रतिदिन पहलवानी करता और आराम से भोजन करता और सो जाता। अब तो बहुत जल्दी ही उसके कंगाली आने लगी। उसकी पत्नी उससे प्रतिदिन लड़ने लगी कि तुम कोई काम नहीं करते, प्रतिदिन खाली रहते हैं, इस तरीके से हमारा गुजारा कैसे होगा। देखिए श्रोताओं, दोनों पति पत्नियों में भी विवाद रहने लगा। वो पत्नी बड़ी विद्वान थी, एक दिन कहने लगी कि तुम ऐसा करो, इस देश के राजा के पास जाओ और राजा से कहो कि मुझे नौकरी दीजिए। तो पहलवान कहने लगा कि तुम क्या कह रही हो, मैं तो कोई काम जानता ही नहीं हूं, मैं तो केवल कुश्ती लड़ सकता हूं और भोजन कर सकता हूं, और कोई काम तो मैं करना नहीं जानता। और राजा के यहां तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो वो पत्नी कहने लगी कि तुम ऐसा करो, मैं कहती हूं तुम इस महाराज के पास जाओ और महाराज से ये कहो कि महाराज, मैं आपके यहां नौकरी करूंगा और उसके वहां आप लखटकिया के पद पर नौकरी करना। तो पहलवान कहने लगा कि ये लखटकिया क्या होता है? कि राजाओं के एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसको लाख टका रोज के मिलते हैं और जो काम ना राजा पर होता है ना राजा की सेना पर होता है, उस काम को वो लखटकिया करता है। तो पहलवान बोला
कि मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, फिर मैं उस काम को कैसे करूंगा। कि देखो तुम चिंता मत कीजिए, मैं तो हूं, आप तो चले जाओ महाराज के दरबार में और महाराज से यह कह दीजिए कि मुझे लकटकिया की नौकरी चाहिए। श्रोताओं, पहलवान अपनी पत्नी की बात सुनकर के उदास मन से नौकरी के लिए चल देता है। राजा के दरबार में पहुंच गया। जब महाराज ने देखा कि एक बड़ा बलशाली पहलवानों जैसा शरीर मेरे दरबार में आया है, तो महाराज समझ गए कि यह व्यक्ति नौकरी के लिए आया होगा। महाराज ने उससे पूछा कि कहो आप कैसे आए हैं। तो वो कहने लगा कि महाराज मुझे नौकरी चाहिए। राजा बोला कि ठीक है, बताओ आप क्या नौकरी करोगे। कि महाराज जो काम आप पर होगा, ना आपकी सेना पर होगा, ना आपके मंत्रियों पर होगा, उस काम को मैं करूंगा, परंतु उसके बदले में मैं ₹1,00,000 रोज का वेतन लूंगा आपसे। राजा कहने लगा तो अच्छा आप लकटकिया की नौकरी करोगे। कि जी महाराज। श्रोताओं, राजा ने अपने मंत्रियों से विचार विमर्श किया कि देखो भाई, पहले हमसे पहले किसी ने लकटकिया रखा हो तो राजा के मुनीम ने देखा, अपनी कॉपी और बहियों में बदल करके देखा तो महाराज के पिता ने भी लकटकिया रखा था। तो मुनीम जी कहने लगे कि महाराज आपके पिता ने भी लकटकिया रखा है। श्रोताओं, मुनीम की बात सुनकर के राजा कहने लगा तो हम भी लकटकिया रखेंगे। तो उसने भी लकटकिया को नियुक्त कर लिया, अपने यहां नौकरी पर रख लिया। लकटकिया कहने लगे कि महाराज मैं आपके दरबार में प्रतिदिन तो आऊंगा नहीं, जो काम आपसे नहीं होगा, आपकी सेना से नहीं होगा, तो आप मुझे बुला लेना, मुझे रहने के लिए कोई अच्छा सा स्थान बता दीजिए। तो राजा ने विचार किया और जो शाही बाग था उसे रहने के लिए बता दिया। उसे कहा कि शाही बाग में एक बहुत सुंदर महल बना हुआ है, तुम उस महल में आराम से रह सकते हैं और जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको बुला लूंगा। श्रोताओं, लकटकिया को ₹1,00,000 रोज की तनख्वाह मिलना आरंभ हो गया, वेतन मिलना आरंभ हो गया और रहने के लिए एक महल मिल गया। तो लकटकिया बड़े आराम से रहने लगा। प्रतिदिन पहलवानी करता, बगीचे में घूमता और आराम से सो जाता। अब देखिए श्रोताओं, एक दिन क्या होता है, लकटकिया की नौकरी जब 2 से 3 महीने की हो गई तो एक दिन महाराज और उसके मंत्री लकटकिया से कहने लगे कि लकटकिया, आज तो हमें तेरे घर लेकर के चल, हम देखना चाहते हैं तेरा घर कैसा है। श्रोताओं, लकटकिया महाराज के आदेश को ना टाल सका और मंत्री और राजा को लेकर के चल देता है अपने गांव के लिए। जब महाराज, मंत्री और लकटकिया अपने घर आ गए, लकटकिया के घर आ गए, तो लकटकिया की पत्नी ने उनके लिए बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से भोजन परोसा। तो राजा की नजर लकटकिया की पत्नी पर गई। बड़ी सुंदर पत्नी थी लकटकिया की, जो राजा की रानियां भी नहीं थी। राजा ये देख करके आश्चर्य में पड़ गए और भोजन करने के बाद महाराज और मंत्री वापस चल देते हैं। अब श्रोताओं, राजा मंत्री से कहने लगा कि मंत्री, इस लकटकिया की पत्नी इतनी सुंदर है कि हमारे महल की रानियां भी नहीं है, तो क्या किया जाए, इस लकटकिया से इसकी पत्नी को कैसे छीना जाए। क्योंकि देखिए, राजाओं के उल्टे नियम होते थे। राजा के मन में यह विचार आ गया और मंत्री के मन में भी यह विचार आ गया कि इस लकटकिया की पत्नी को महाराज के महल में कैसे लाया जाए। तो वो षड्यंत्र रचने लगे लकटकिया के खिलाफ। श्रोताओं, धीरे धीरे और समय निकल गया। इधर क्या होता है कि महाराज की माता, जो राजमाता थी, वो बीमार पड़ जाती है। महाराज की राजमाता बीमार पड़ गई। महाराज ने बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, परंतु कोई आराम नहीं हुआ। राजमाता के शरीर में दर्द रहने लगा, बदन दर्द की बीमारी हो गई राजमाता को। श्रोताओं, कोई भी वैद्य उसका इलाज नहीं कर सका। तो एक दिन एक वैद्य जी चले आ रहे थे।
मंत्री ने मन में विचार किया कि मुझे कुछ षड्यंत्र करना होगा। तो उस वैद्य को देख करके मंत्री कहने लगा कि वैद्य जी, हमारे महाराज की माता जो राजमाता है वो बीमार है, तो क्या आप उनका इलाज कर सकते हैं? तो वैद्य कहने लगा, हाँ अवश्य करेंगे, परंतु आपको इलाज मेरे अनुसार करना होगा। वैद्य जी बोले, बताओ। कि मैं आपको ये 500 रुपये रिश्वत के देता हूं और आप इलाज में कोई ऐसी वस्तु मंगाना जो कहीं मिले ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं हो। तो वैद्य जी को 500 रुपये देख करके लालच आ गया। वैद्य जी कहने लगे, चलो मंत्री जी ठीक है, मैं चलता हूं। तो वैद्य जी को लेकर के मंत्री महाराज के दरबार में आए और महाराज से कहने लगे कि महाराज, ये वैद्य जी हैं, काशीपुरी से आए हैं और आपकी माता का इलाज करना चाहते हैं। महाराज बोले, तब तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, चलिए। तो महाराज उस वैद्य को लेकर के राजपुरोहित, सेनापति और 2-4 सैनिकों को लेकर के पहुंच जाते हैं अपनी माता के पास, जब पहले से ही कई वैद्य और लगे हुए थे इलाज करने में। अब देखिए श्रोताओं, वैद्य जी ने राजमाता की नब्ज देखी और नब्ज देख करके महाराज से कहने लगे कि महाराज, इनका इलाज संभव नहीं है। राजा बोले कि क्यों वैद्य जी? कि नहीं महाराज, इनका इलाज तभी हो सकता है, केवल एक वस्तु है जो इन्हें बचा सकती है। महाराज कहने लगे कि बताओ। कि महाराज, वह औषधि बड़ी दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिलती। राजा बोले कि आप बताएं तो सही, मैं उस औषधि को मंगाऊंगा। कि महाराज, यदि आप हुरबिला नामक जानवर मंगाएं और उनका तेल निकलवाएं और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर करें तो राजमाता बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। श्रोताओं, वैद्य की बात सुनकर के महाराज मन में विचार करने लगे कि अवश्य हम हुरबिला का, जो हुरबिला जानवर है, उसे अवश्य मंगा लेंगे, पर मिलता कहाँ है वो? तो वैद्य जी ने झूठ बोला, कहने लगे कि हिमालय के जंगलों में मिलता है। अब देखिए श्रोताओं, वैद्य जी वहीं राजमाता का इलाज करने लगे और महाराज दरबार में आ गए। दरबार में आकर के महाराज ने अपने समस्त सभासदों को बुलाया, मंत्रियों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा कि कोई भी ऐसा योद्धा हो जो मुझे 4 हुरबिला ला करके दे। तो ये बात सुनकर के कुछ समझदार व्यक्ति कहने लगे कि महाराज, ये हुरबिला क्या होता है? कि ये एक जानवर है जो हिमालयी वनों में मिलता है। श्रोताओं, राजा की बात सुनकर के संपूर्ण दरबारी चुप लगा गए, किसी ने देखा ही नहीं था। अब तो राजा उन्हें चुप देख करके मंत्री से कहने लगे कि मंत्री, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, राजमाता को हमें हुरबिला की व्यवस्था करनी होगी। तो मंत्री कहने लगे कि महाराज, बड़ा सुंदर मौका आया है। जो लकटकिया हमारे यहां 6 महीने से थाली तनख्वाह ले रहा है, लाख टका रोज ले रहा है, क्यों ना उसे बुलाया जाए? वो लाएगा और उससे आप ये कह दें कि या तो 6 महीने में आप हुरबिला ले आए, नहीं तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और महाराज, इस तरीके से वो लकटकिया भी मर जाएगा और उसकी पत्नी फिर आपकी रह जाएगी, आप राजमहल में ले आना। राजा की नीयत तो पहले से ही लकटकिया की पत्नी पर थी। राजा बोले मंत्री से कि मंत्री, बड़े दिमागदार हो, वाह क्या सुंदर सुझाव। लकटकिया यदि हुरबिला नहीं ला सका तो हम लकटकिया को फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि वो 6 महीने से लाख टका रोज ले रहा है। श्रोताओं, महाराज ने 4 सिपाही भेज करके लकटकिया को दरबार में बुलाया। लकटकिया महाराज के दरबार में आ गया। महाराज ने कहा कि लकटकिया, काफी समय से आप थाली बैठे वेतन ले रहे हैं, इस राजकोष से पैसा ले रहे हैं और अब एक राज का काम आ गया है। लकटकिया बोले, महाराज आदेश कीजिए कि हमें 4 हुरबिला चाहिए और उनका तेल निकलवाना है और तेल निकलवा करके हमारी राजमाता को उसकी मालिश करनी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो जाए।
लकटकिया ने सोचा कि ठीक है महाराज, पर मुझे कुछ समय दीजिए। तो राजा बोले कि मैं इसके लिए आपको 2 महीने का समय देता हूं। यदि आप 2 महीने में हुरबिला नहीं ला पाए तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। श्रोताओं, लकटकिया महाराज की बात सुनकर के घबरा जाता है और अपने बगीचे में आ जाता है। मोटी बुद्धि का था, मन में विचार करने लगा कि चलो देख लूंगा, कहीं देखा जाएगा, पहले आराम से समय तो पास कर लूं। श्रोताओं, ये सोचते सोचते लकटकिया ने धीरे धीरे 2 से 4 दिन वहीं निकाल दिए। अब क्या होता है, इधर राजा, मंत्री और सेनापति मन में विचार करने लगे कि महाराज, उसकी रानी को आप अपनी बनाने की सोचिए, आप उसके पास जाइए और उससे बातें कीजिए, क्योंकि लकटकिया की मृत्यु तो अब निश्चित है, हम इसे बहुत जल्दी ही फांसी पर चढ़ा देंगे। अभी लकटकिया कहीं गया भी नहीं है, बगीचे में आराम से सो रहा है। तो ये बात सुनकर के राजा कहने लगा कि ठीक है, पहले मैं जाता हूं देखने। तो श्रोताओं, विचार विमर्श करके राजा एक दिन घूमने चल देता है और पहुंच जाता है लकटकिया के घर। लकटकिया की पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने एक 50 हाथ गहरा कुआं खुदवा रखा था अपने महल में, और उस कुआं पर उन्होंने एक खाट बिछा रखी थी, चारपाई, और उस चारपाई को कच्चे सूत से बना रखा था और उस पर एक सुंदर बिछैया किया हुआ था। जब आवाज लगाई, महाराज ने गेट दरवाजा खटखटाया तो लकटकिया की पत्नी बाहर आई। उसने देखा कि महाराज हैं, तो लकटकिया की पत्नी ने राजा का बड़ा स्वागत किया और राजा से कहने लगी कि महाराज, आप यहीं बाहर विराजिए, मैं आपको भोजन लाती हूं। तो राजा कहने लगे कि आप क्या कह रही हैं, मैं बाहर कैसे रुक सकता हूं, मैं तो आपके साथ अंदर चलूंगा। और लकटकिया का क्या है, वो आपको अच्छा नहीं रखता है, आपको अच्छा क्या रखेगा, वो बताइए, वो खुद नौकरी कर रहा है। राजा की जब ये मीठी मीठी बातें लकटकिया की पत्नी ने सुनी तो वो समझ गई कि राजा की नीयत खराब हो गई है, इसलिए इसको इसका सबक सिखाना चाहिए। तो देखिए, लकटकिया की पत्नी ने राजा से कहा कि आओ महाराज, अंदर आइए, मैं लकटकिया को छोड़ दूंगी और तुम्हारे साथ रहने लग जाऊंगी। उसने भी दिमाग से काम लिया। तो राजा उसकी बातों में आ गई और अंदर चले जाते महल में। लकटकिया की पत्नी ने उस कच्चे सूत पर जो खाट बुनी हुई थी, कच्चे सूत की खाट थी। अब लकटकिया की पत्नी ने जो कच्चे सूत से खाट बना रखी थी और एक कुआं के ऊपर उसको बिछा रखा था, उस खाट पर महाराज को बैठा दिया। और महाराज जैसे ही खाट पर बैठे और एकदम कुआं में नीचे गए। महाराज सोचने लगे, यह क्या हुआ, अब तो मैं फंस गया। श्रोताओं, इधर महाराज नीचे गिर जाते और उधर लकटकिया बड़े आराम से समय पास कर रहा है। जब प्रातःकाल हुआ तो लकटकिया की पत्नी ने अपने जो जेठ थे, बड़े बड़े उसके पति के भाई थे, उन पुत्रों को बुलाया। उनके कई पुत्र थे, उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि मैं आपको 50-50 रुपए दूंगी, इसमें एक व्यक्ति है, उसे बाहर निकालो। तो उन पुत्रों ने उस राजा को बाहर निकाला और आदेश दिया कि इसको बांध करके 50 कोड़े लगाए जाएं। तो लकटकिया की पत्नी के आदेश से राजा को 50 कोड़े लगाए गए और कहा कि इसको वापस इसी कुआं में डाल दीजिए। तो श्रोताओं, उन पुत्रों ने वापस उसको कुआं में डाल दिया और कहा कि एक मटके में पानी और 2 रोटी इस कुएं में नीचे डाल दो, रस्सी की सहायता से नीचे डाल दीजिए। तो श्रोताओं, रोजाना राजा के साथ ये होने लगा। राजा मन में विचार करने लगा कि अब बहुत अच्छा फंस गया मैं। प्रतिदिन राजा को लकटकिया के जो भतीजे थे, भाइयों के पुत्र थे, वो आते और राजा को बाहर निकालते और उसमें 50 कोड़े लगाते और नीचे डाल देते।
उसी कुआं में। अब तो श्रोताओं राजा को पिटते पिटते 4 से 5 दिन हो गए। राजा जब दरबार में नहीं पहुंचे, अपने देश में नहीं पहुंचे, तो मंत्री विचार करने लगा कि महाराज को क्या हुआ। महाराज काफी दिन के लकटकिया की पत्नी के पास गए हैं, न जाने क्या कर रहे हैं वहां, मैं भी चलकर देखता हूं। ये विचार करके मंत्री भी चल देता है। और मंत्री रात्रि के जब अंधेरा हो गया तो लकटकिया की पत्नी के महल पर आया और आवाज लगाई। लकटकिया की पत्नी बाहर आई। बाहर आकर देखा तो राजा के मंत्री थे। मंत्री कहने लगा कि देखो, मैं राजा का मंत्री हूं और आपके पास आया हूं। तो वो लकटकिया की पत्नी कहने लगी कि आप क्यों आए हैं? कि मैं इसलिए आया हूं कि लकटकिया तो अब मर जाएगा, वो जीवित नहीं रहेगा, और तुम कहां रहोगी फिर, इसलिए तुम मेरे साथ चलिए, मैं आपको महाराज के महलों में लिवा करके ले चलूंगा। लकटकिया की पत्नी ने जब उस मंत्री की बात सुनी तो बड़े दिमाग से काम लिया। उससे बोली कि ठीक है, आप मेरे साथ आइए। उसको भी श्रोताओं लकटकिया की पत्नी अंदर ले गई और उसी खाट पर जिस पर कच्चा सूत लगा हुआ था, उस खाट पर मंत्री को बैठा दिया। मंत्री जैसे ही खाट पर बैठे एकदम से नीचे चले गए, महाराज के ऊपर गिरे। महाराज देख करके कहने लगे कि मंत्री जी तुम? तो मंत्री कहने लगे महाराज आप? कि हां। मंत्री कहने लगे अब क्या होगा? राजा बोले कि सुबह पता चलेगा, देखना क्या होता है। श्रोताओं प्रातःकाल हुआ तो लकटकिया की पत्नी ने अपने जो जेठ के पुत्र थे, अपने कुटुंब के पुत्र थे, उन्हें बुलवाया। उनका रोजाना का नियम बन गया। वो आए और उन्होंने पहले रस्सा डाल दिया और उसमें बोल दिया नंबर 1। तो राजा कहने लगा मेरा नंबर है, मैं जाऊंगा ऊपर। राजा रस्सा को पकड़ के चढ़ाते हैं और उसे खम्भ से बांध दिया गया। फिर दूसरा रस्सा डाला, उस पर बोल दिया नंबर 2। तो मंत्री भी ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको भी खम्भ से बांध दिया गया और फिर उनमें 50-50 कोड़े लगाए गए। श्रोताओं लकटकिया की पत्नी कहने लगी कि इन दोनों को नीचे वापस रस्सी की सहायता से उतार दीजिए। दोनों को फिर कुआं में उतार दिया और कहा कि इनको 1 बटका पानी और 4 रोटियां नीचे ही रस्सी की सहायता से डाल दीजिए। श्रोताओं राजा और मंत्री के साथ प्रतिदिन अब तो कोड़े बरसने लगे, उनमें रोजाना कोड़ों की मार पड़ने लगी। राजा और मंत्री दोनों की पीठ से चमड़ी उधर गई। 8-10 दिन निकल गए तो राजा के सेनापति ने विचार किया कि ना मंत्री आया और ना राजा आया, मुझे चल करके देखना चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ। वो तो लकटकिया की पत्नी के पास ही रुक गए, न जाने वहां वो क्या कर रहे हैं। ये विचार करके सेनापति जी भी चल देते हैं। श्रोताओं सेनापति जब अंधेरा हो गया, शाम का वक्त हुआ, तो लकटकिया की पत्नी के महल पर आ गई। बाहर से आवाज लगाई तो लकटकिया की पत्नी बाहर आई और बाहर आकर के देखा। उसने पूछा कि आप कौन हैं? तो सेनापति कहने लगे कि हम महाराज के सेनापति हैं और तुम्हारे पास यहां आज की रात्रि निकालेंगे। तो वो समझ जाती है, बड़ी विद्वान थी, कि ये भी षड्यंत्रकारी है और मेरे पास आया है। तो लकटकिया की पत्नी बोली ठीक है, आइए, आपका स्वागत है मेरे महल में। सेनापति भी उसकी बातों में फंस गए। सेनापति ने जाना कि अब तो ये मेरी हो जाएगी, लकटकिया की पत्नी। श्रोताओं लकटकिया की पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने उस सेनापति को भी उसी खाट पर बैठा दिया और जैसे ही उस कच्चे सूत की खाट पर बैठा तो वो भी नीचे कुआं में गया। कुआं में राजा और मंत्री पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा ने और मंत्री ने उसको देखा तो कहने लगे सेनापति जी तुम? तो सेनापति बोले कि महाराज आप भी इसी में हैं? कि हां, अब सुबह देखना क्या होगा। सेनापति बोले क्या होगा? कि देखना सुबह, अब सो जाओ आराम से, कुछ नहीं होने वाला। श्रोताओं जब प्रातःकाल हुआ तो लकटकिया की पत्नी ने अपने
देवर जेठों के पुत्रों को बुलाया और वो आए। उन्होंने आकर के रस्सा नंबर 1 डाल दिया। जब रस्सा नंबर 1 डाला तो महाराज ऊपर आ गए। फिर रस्सा नंबर 2 डाल दिया तो मंत्री ऊपर आ गए। जब रस्सा नंबर 3 डाल दिया तो सेनापति जी भी ऊपर आ गए और लखटकिया की पत्नी वहां कुर्सी लेकर बैठ गई और कहा कि नंबर 1 में जो कैदी नंबर 1 है इसमें 25 कोड़े लगाओ, कैदी नंबर 2 में 50 कोड़े लगाओ और कैदी नंबर 3 में 100 कोड़े लगाइए। श्रोताओं, अब तो उन पुत्रों ने, जो लखटकिया की पत्नी के देवर जेठों के पुत्र थे, उन्होंने कोड़े लगाना आरंभ कर दिया। उनकी चमड़ी उधड़ गई कोड़े पड़ते पड़ते और फिर उन्होंने उल्टे ही वापस उसी कुआं में रस्सियों की सहायता से उतार दिया और उन्हें पीने के लिए 1 मटका पानी और 6 रोटियां उसमें डाल दी गई। धीरे धीरे समय निकलता गया। राजा, मंत्री और सेनापति तीनों में प्रतिदिन मार पड़ने लगी। उनकी पीठ पर कोड़े बरसते थे। अब तो वो बड़े परेशान रहने लगे। कहां के लखटकिया की पत्नी को लेने आए, उल्टे प्राणों के लाले पड़ गए। अब क्या होता है, एक दिन कोतवाल साहब, जो राजा के यहां एक सेनापति के समान पद होता है, कोतवाल मन में विचार करने लगे कि चलिए मैं चल के देखता हूं कि महाराज, मंत्री और सेनापति जी नहीं आए, वो तो लखटकिया की पत्नी के पास ही रह गए, ना जाने वहां क्या कर रहे हैं, मैं चल के देखता हूं। ये विचार करके कोतवाल भी चल देता है, घोड़े पर बैठा और चल दिया। ये विचार करके कोतवाल भी चल देता है। कोतवाल ने मन में विचार किया कि मैं चल के देखता हूं कि महाराज, सेनापति और मंत्री तीनों लखटकिया की पत्नी के पास रुक गए, बड़े आसक्त हो गए। ये विचार करके वो भी चल देता है। जब वो पहुंचा घोड़े पर सवार होकर के, तब तक अंधेरा हो चुका था। रात्रि का थोड़ा समय हो गया था और उसने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई तो लखटकिया की पत्नी समझ गई कि कोई फिर राजा के यहां से ही आया है। उसने दरवाजा खोला तो देखा द्वार पर कोतवाल साहब खड़े हुए थे। ये देख करके लखटकिया की पत्नी कहने लगी कि तुम कौन हो? तो वह बोला, सेनापति, कि हम राजा के यहां से आए हैं और आज रात को आपके यहां ठहरेंगे। तो लखटकिया की पत्नी बोली कि आइए, आपका स्वागत है। वैसे हैं कौन तुम? कि मैं कोतवाल हूं। तो लखटकिया की पत्नी उसकी चाल भी समझ जाती है, उसे ले जाती है और उसी कच्चे सूत से बुनी हुई खाट पर, जो चारपाई थी, उस पर बैठा दिया जाता है। और जैसे ही कोतवाल उस चारपाई पर बैठा तो एकदम से नीचे गया और देखा नीचे तो राजा, मंत्री और सेनापति पहले से ही उसमें नीचे थे। ये देख करके राजा कहने लगा, कोतवाल जी आप भी? कि महाराज तुम यहां क्या कर रहे हो? कि आप प्रातःकाल देखना क्या होगा। कोतवाल कहने लगे कि महाराज क्या होगा? कि प्रातःकाल देखना, अब आप आराम से रात्रि काटिए, कुछ नहीं होने वाला है। श्रोताओं, जब प्रातःकाल हुआ तो लखटकिया की पत्नी ने अपने देवर और जेठ थे उनके पुत्रों को बुलाया और 4 रस्से उसमें डलवा दिए। चारों रस्सों से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 बोले तो चारों कैदी, राजा, सेनापति और मंत्री और कोतवाल साहब ऊपर चढ़कर आ जाते हैं। चारों को खम्भों से बांध दिया गया और चारों में कोड़े लगाए गए। 50-50 कोड़े लगा करके चारों को नीचे उतार दिया गया और उनको 1 मटका पानी और 8 रोटियां खाने के लिए डाल दी गई। अब तो लखटकिया की पत्नी का ये नियम बन गया, अपने देवर जेठ थे उनके पुत्रों को बुलाती और उन्हें बाहर निकलवाती और उनमें 50-50 कोड़े प्रतिदिन लगवाती और उसी कुआं में नीचे पुनः डाल दिया जाता। राजा, मंत्री, सेनापति और कोतवाल
साहब पिट पिट करके सूखने लगे, प्रतिदिन उनमें मार पड़ने लगी। अब तो मन में राजा विचार करने लगा कि यहां से बचा कैसे जाए, हम तो बड़े कर्रे जाल में फंस गए। इधर क्या होता है कि जो लकटकिया था वह मन में विचार करने लगा कि अब मैं हुरबिला कहां से ला पाऊंगा, निश्चित ही राजा मुझे फांसी देगा, परंतु चलो अपनी पत्नी के पास चलता हूं, यदि वो कोई उपाय बता दे तो देखा जाएगा। निराश हृदय से लकटकिया भी अपनी पत्नी के पास आ जाता है। जब उसका चेहरा उदास देखा तो लकटकिया की पत्नी कहने लगी कि ऐसा क्या कारण है जो आपका चेहरा इतना उदास है। तो वह कहने लगा लकटकिया कि अब मुझे राजा फांसी की सजा देगा। लकटकिया की पत्नी बोली, क्यों फांसी की सजा क्यों देगा, कि उसने मुझे ऐसा काम बताया है जो मुझसे होगा ही नहीं। तो लकटकिया की पत्नी बोली कि बताओ क्या काम है, कि महाराज ने मुझसे 4 हुरबिला मांगे हैं और हुरबिला हिमालयी जंगलों में मिलते हैं या मिलते नहीं हैं, और उनका तेल निकलवाया जाएगा और राजमाता बीमार पड़ी हुई है उसकी मालिश की जाएगी और तब राजमाता सही होंगी। तो लकटकिया की पत्नी कहने लगी कि बस छोटी सी बात में घबरा गए, हमारे जंगलों में भी काफी डोलते हैं यहाँ, मैं अपने बालकों से पकड़ करके मंगवा लूंगी और आपको तैयार मिल जाएंगे। आप ऐसा कीजिए 4 दिन के लिए अपनी ससुराल चले जाओ, उन्होंने आपको बुलाया है। तो श्रोताओं, लकटकिया की पत्नी ने लकटकिया को 4 दिन के लिए अपने गांव भेज दिया, अपने पीहर को भेज दिया। लकटकिया मोटी बुद्धि का था, मन में विचार करने लगा कि यहाँ डोलते होंगे, ये अपने आप ले आएगी, मैं चलो ससुराल चलता हूं। तो लकटकिया ससुराल को चले गए। अब इधर लकटकिया की पत्नी ने अपने जो बच्चे थे, देवर जेठों के पुत्र थे, उन्हें आदेश दिया कि उसे पंखों की आवश्यकता है, चिड़िया की, मोर की, कबूतर की, कौआ की, जो भी कोई पक्षी है उसकी पंख लाई जाएं और एक कमरे में भर दिया जाए पंखों से। तो श्रोताओं, उसके जो देवर जेठों के पुत्र थे, छोटे छोटे बालक थे, वो पंख लाने लगे और उनको बदले में लकटकिया की पत्नी पैसा देने लगी। अब तो 2 दिन में ही वो कमरा पंखों से फुल भर गया। जब तीसरा दिन हुआ तो लकटकिया की पत्नी ने अपने उन देवर जेठों के पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा कि आप 2 ड्राम कोलतार की व्यवस्था कीजिए, जिसको डामर कहते हैं, डामर मंगाइए। तो 2 ड्राम डामर की व्यवस्था की गई और उसे थोड़ा गर्म किया गया और गर्म करके जब वो पतला हो गया और उसे ठंडा करने रखवा दिया गया कि इसको ठंडा हो जाने दो। उसमें थोड़ा और केमिकल कोलतार डाल दिया गया और जब वो ठंडा हो गया तो उसे एक बड़े परछे में खलवा दिया गया, परछा भर दिया उस कोलतार से, डामर से, और रस्सा उस कुआं में डलवाया और नंबर 1 बोल दिया। तो राजा कहने लगे कि आज अभी से क्यों बुलाया जा रहा है, और दिन तो प्रातःकाल पिटाई होती थी, आज तो अभी दोपहर का समय है, क्या आज फिर मार पड़ने वाली है। तो राजा चुपचाप मार के डर से चढ़ जाता है और वो लकटकिया की पत्नी वहां डंडा लेकर के बैठी हुई थी। राजा से बोली, इसमें कूद करके नहाओ। राजा कहने लगा कि मैं इसमें मर जाऊंगा कि नहीं, आपको इसमें कूदना होगा, जल्दी से कूदिए। राजा कुछ आनाकानी करता तो उसमें 2 डंडे चटकाए। राजा चुपचाप मार के डर से उस कोलतार के भरे हुए परछे में घुस जाता है और जब बाहर निकला तो संपूर्ण शरीर, मुंह, आंख कोलतार में हो गई, डामर में हो गई। लकटकिया की पत्नी बोली कि अब जल्दी से इस कमरे में जाइए और उसमें आप लौट जाइए, यानी सो जाइए। श्रोताओं, उसे लेकर के उस कमरे में लाया गया जिसमें पंख पड़े हुए थे। राजा जैसे ही उस कमरे में लौटे तो पूरे शरीर में पंख चिपक गए, जगह जगह पूरा शरीर पंखों से ढक गया,
कोलतार और पंख, कहीं आंख भी दिखाई नहीं देने लगी। और राजा के गले में एक रस्सा डाल करके एक सांकल डाल दी गई लोहे की और राजा को एक खूंटे से बांध दिया गया। फिर लकटकिया की पत्नी ने नंबर 2 बोला तो मंत्री सोचने लगे मुझे बुलाया गया है और राजा को अभी नीचे नहीं उतारा गया तो हो सकता है हमें छोड़ दिया जा रहा है, रिहा किया जा रहा है। तो मंत्री बड़े जल्दी जल्दी ऊपर चढ़कर आ गई। ऊपर चढ़कर आए तो लकटकिया की पत्नी डंडा लेकर बैठी हुई थी। मंत्री से कहा चलो इस परछे में स्नान करो। मंत्री गिड़गिड़ाया परंतु लकटकिया की पत्नी ने उसे बलपूर्वक उस परछे में गिरवा दिया। जैसे ही परछे में मंत्री जी गिरे तो वो भी डामर में, कोलतार में स्नान कर गई। संपूर्ण शरीर काला हो गया, कोलतार चिपक गया शरीर से। और उसे भी उसी कमरे में जिसमें पंख डले हुए थे लोट लगाने के लिए कहा कि सो जाओ इसमें। और जैसे ही उसमें वो लोटे तो पूरे शरीर में पंख चिपक गए, मुंह पर, आंख, कान, कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। और उसके गले में भी एक सांकल डाल दी गई और उसे भी दूसरे खूंटे से बांध दिया। श्रोताओं, लकटकिया की पत्नी ने धीरे धीरे चारों को इसी तरीके से कोलतार से स्नान कराया, डामर से, और उस पंखों वाले कमरे में ले जाकर के लुटाया और पंख चिपका करके हर स्थान पर और चारों को बांध दिया। इतने में चौथे दिन का समय पूरा हो गया और लकटकिया अपनी ससुराल से वापस आ गया और आकर के अपनी पत्नी से कहने लगा कि अब बताओ हुर्मिला कहाँ है? मुझे महाराज से डर लग रहा है, 2 महीने का समय होने वाला है, नहीं तो राजा मुझे परिवार सहित फांसी देगा। तो लकटकिया की पत्नी बोली कि महाराज आप इतना क्यों घबरा रहे हो? देखो मैंने पहले ही आपकी व्यवस्था कर रखी है। 4 सांकलों से देख लीजिए, चारों जानवर बंधे हुए हैं। राजा ने देखा, जब लकटकिया ने देखा तो बड़े विचित्र जानवर थे। देखने में इंसान जैसे लग रहे थे, शरीर काला था, जगह पूरे शरीर में पंख लगे हुए थे रंग बिरंगे, चिड़िया का पंख, कहीं मोर का पंख, कहीं कौवे का, इस तरीके के अलग अलग पंख चिपके हुए थे। अब तो लकटकिया बड़ा प्रसन्न हुआ। लकटकिया की पत्नी बोली कि आप इन्हें ले जाइए और एक डंडा लेकर के जाना, यदि इनमें से कोई भी आपसे उत्पात करता है तो उसे डंडे से पिटाई कर देना, ये बड़े सीधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे। श्रोताओं, लकटकिया प्रसन्न मुद्रा में चारों को पकड़ लेता है, सांकलों को, और एक डंडा लेता है अपने हाथ में और चल देता है महाराज के पास। उन्हें लेकर के चला आ रहा है। मंत्री और राजा विचार करने लगे कि यदि हम इससे भागने की कोशिश करेंगे तो ये पहलवान है, हमें भगकर नहीं जाने देगा और हमें मार भी सकता है, इसलिए चुपचाप इसके साथ चलिए, देखा जाएगा। वहां जब पैदल उन्हें लेकर के आया तो अपने बगीचे में आ गया। शाम का वक्त हो गया। अब लकटकिया मन में विचार करने लगा कि इन्हें प्रातः काल महाराज के दरबार में प्रस्तुत कर दूंगा। अब मैं आराम से सो जाता हूं। और उन चारों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया, एक कमरे में बंद कर दिया गया। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति विचार करने लगे कि यदि प्रातः काल लकटकिया ने हमें दरबार में प्रस्तुत किया तो फिर रानी हमारा तेल निकलवा देंगी, क्योंकि उन्हें भी शीघ्रता है राजमाता को सही करने की। राजवैद्य और पुरोहित अवश्य ही कल ही हमारा तेल निकलवा देंगे, अर्थात हमारी मृत्यु निश्चित है। इसलिए कोई उपाय किया जाए, और यदि तेल भी नहीं निकलवाया तो संपूर्ण शहर में हमारी हंसी हो जाएगी। तो राजा कहने लगे कि इस कमरे से एक गुप्त सुरंग हमारी रानी के महल तक जाती है, रनवासों तक जाती है। तो आप ऐसा कीजिए, एक पत्थर को उठाइए और मुझे इस सुरंग से उतार दीजिए। तो श्रोताओं, उन चारों ने जोर लगाकर के पत्थर को उठाया और राजा को उस सुरंग से नीचे उतार दिया। और राजा उस सुरंग में से चलते हुए अपने महलों में पहुंच जाता है। वह महल में जाकर के जब आवाज लगाई और महल में से एकदम बाहर निकला तो रानी देख करके घबरा गई। विचित्र था, पंख ही पंख लगे हुए थे,
तो रानी बांधी और वहां के सैनिकों ने महाराज की जबरदस्त पिटाई की कि ये कौन आ गया, कौन विचित्र जानवर है। तो राजा कहने लगा कि पहले सुन तो लो, मैं राजा हूं। पर रात्रि का समय था, सुने कौन, खूब पीटा महाराज को। जब महाराज की आवाज रानी ने पहचानी तो रानी कहने लगी कि ये क्या हुआ महाराज, आप ऐसे कैसे हो रहे हैं। कि रानी, ये बात किसी को बताने की नहीं है, आप ऐसा कीजिए, जल्दी से पेट्रोल की व्यवस्था करो या मिट्टी के तेल की व्यवस्था करो और मुझे मिट्टी के तेल से स्नान कराओ। तो श्रोताओं, रानी ने और उन नौकरों ने मिट्टी के तेल की व्यवस्था की और राजा को उस मिट्टी के तेल से स्नान कराया, जिससे राजा के शरीर का डामर था, कोलतार था, वो छूट गया। और फिर राजा को पानी से स्नान कराया तो राजा का पूरा शरीर लाल हो गया, पूरे शरीर पर कोड़ों के निशान बन रहे थे। तो राजा रात्रि को आराम से अपने महल में सो गया और प्रातःकाल कपड़े पहने, राजसी बाना बनाया और अपने दरबार में जाकर बैठ गए। अब देखिए श्रोताओं, प्रातःकाल हुआ तो लकटकिया जागता है, स्नान ध्यान किया और उस कमरे को खोला। जब उस कमरे को खोला तो उसमें 3 मिले। जो राजा था वो तो भेज दिया सुरंग से, मंत्री, सेनापति और कोतवाल। तो लकटकिया उनमें मार देने लगा, उनमें डंडे लगाने लगा कि बताओ एक कहां गया। तो तीनों कहने लगे कि देखो, आप हमें मारो मत, हम बता देंगे। कि नहीं, बताइए, राजा मुझसे 4 मांगेगा, मैं चौथा कहां से दूंगा। तो ये बात सुनकर के मंत्री कहने लगा कि यदि महाराज आपसे चौथा हुरबिला मांगे तो आप ये कह देना कि महाराज मुझे सब पता है, पोल मत खुलवाइए। ये बात सुनकर के लकटकिया प्रसन्न होता है कि चलिए कोई बात नहीं है जब तो उन तीनों को लेकर के लकटकिया महाराज के दरबार में उपस्थित होता है। तो संपूर्ण दरबार उन्हें देख करके हंसने लगा कि ये बड़े विचित्र जानवर हैं, ऐसे तो हमने कहीं पहले देखे ही नहीं थे। तो राजा कहने लगे कि लाओ, चारों हुरबिलाओं को मुझे दीजिए। तो लकटकिया ने 3 हुरबिला महाराज को सौंप दिए। तो महाराज बोले चौथा कहाँ है, मैंने 4 मंगाए थे, इसलिए तुझे फांसी की सजा दी जाती है। तो लकटकिया कहने लगा कि महाराज मुझे सब पता है, आप पोल मत खुलवाइए। तो ये बात सुनकर के राजा समझ गया कि लकटकिया को पता है और ये भरे दरबार में मेरी पोल खोल देगा। तो राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और उससे कहा, लकटकिया अब तुम जाइए। श्रोताओं, उन तीनों को महाराज ने आदेश दिया कि अपने अपने घर जाओ, स्नान करो और सही हो जाओ। तो श्रोताओं, तीनों अपने घर गए, उन्होंने स्नान किया और राजसी वस्त्र धारण करे और अब विचार करने लगे कि अब लकटकिया को हम नहीं हटा सकते, लकटकिया बड़ा बुद्धिमान है। तो देखिए श्रोताओं, लकटकिया की पत्नी ने अपनी बुद्धि के बल से राजा के कठिन काम को भी हल कर दिया और लकटकिया ने अपनी स्वेच्छा से, क्योंकि पत्नी समझ गई थी कि अब राजा कहीं ना कहीं हमें निश्चित ही मरवा देगा, तब तक काफी धन लकटकिया कमा चुका था। तो लकटकिया ने स्वेच्छा से राजा की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपने घर आ गया। तो देखो श्रोताओं, उस बुद्धिमान पत्नी ने लकटकिया जैसे मंदबुद्धि को भी राजा के यहां लाख टके रोज की नौकरी करा दी और राजा को भी सबक सिखा दिया। तो देखिए, बुद्धि बल से हमेशा बड़ी होती है। यदि ये कहानी, ये किस्सा आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।